हैं। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन समझा था, और इस क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस किस तरीके से होता है और किस सब्सटेंस का होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है, एक तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर, मिनरल्स और वाटर मिनरल्स एंड फूड, जो सिंथेसाइज हुआ है फूड वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पर वाटर और मिनरल, इनको मिला के बोला जाता है, इनको मिला के हम सैप बोल सकते हैं। तो सैप का ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्लस जो फूड सिंथेसाइज हुआ है लीफ में उसका होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले तो ये एब्जॉर्ब होंगे, जैसे एक प्लांट बनाते हैं, ये प्लांट हो गया, और ये हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल हो गया ये। इसमें ये हो गई सॉइल, सॉइल में प्रेजेंट है ये वाटर कंटेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाटर एब्जॉर्ब होगा, रूट के अंदर जाएगा, साथ में मिनरल भी एब्जॉर्ब होंगे, और उसके बाद ये वाटर और मिनरल जो हैं वो मूव करते हुए लीफ तक पहुंचेंगे ऐसे। तो ये जो पार्ट है ये तो हुआ एब्जॉर्प्शन, और जो ये यहाँ से रूट से लीफ तक पहुंच रहे हैं इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो मिल रहा है आपको एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो रहा है एसेंट ऑफ सैप। तो वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हमें दो ही चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है एब्जॉर्प्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। ये बना ले, इसे ड्रॉ करें। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में, कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का यदि एब्जॉर्प्शन देखें तो ये किस तरह से होता है, देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिवली और एक्टिवली दोनों ही तरह से हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिवली आयन चैनल के आयंस के चेंज की वजह से हो सकता है, और दूसरा इसमें कुछ वाटर जो है वो पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो सकता है बाय सिंपल डिफ्यूजन या सॉरी डिफ्यूजन कह रहा हूँ, ओस्मोसिस के द्वारा।
वाटर absorbed by passively and actively। ठीक है, देखो हम एक रूट बनाते हैं यहाँ पे और उस रूट से वाटर की मूवमेंट को समझेंगे। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। जैसे ये हो गया रूट हेयर, ये हो गई रूट हेयर, ये हैं रूट हेयर। और रूट हेयर होते हैं यूनी सेलुलर, एक सेल वाले होते हैं। और इन रूट हेयर में ये हो गई अंदर जो लेयर है रूट हेयर के बाद, इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यदि बात करेंगे तो रूट में एपिडर्मिस के बाद देखा जाता है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में ये जो सेल हैं ये होती हैं पैरेनकाइमा सेल। ये हैं, इससे बन गया कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स का बना है, कॉर्टेक्स बना होता है पैरेनकाइमा सेल का। तो ये पैरेनकाइमा सेल का बना है। पैरेनकाइमा सेल का बना हुआ है कॉर्टेक्स। इसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा, कॉर्टेक्स के बाद देखा जाएगा एंडोडर्मिस। ये ना बैरल शेप होगा इसकी सेल। बैरल मतलब ढोलक जैसी शेप की होंगी ये। तो ढोलक जैसी शेप का रहेगा, इसको बोलेंगे हम एंडोडर्मिस। दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में एक सब्सटेंस का डिपोजिशन रहता है अंदर, जो कि वाटर इम्परविशियस है। और इससे जो ये लेयर बन रही है इसको बोलते हैं हम कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ सुबेरिन। ये एक केमिकल का बना है जिसका नाम है सुबेरिन। और सुबेरिन कैसा है? सुबेरिन है वाटर इम्परविशियस। ठीक है, सुबेरिन होता है वाटर इम्परविशियस। जहां पर सुबेरिन नहीं देखा जा रहा है, इसमें कुछ सेल आपको दिख रही है खाली हैं, जहां पर सुबेरिन नहीं है, ऐसी सेल को बोलते हैं हम पैसेज सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सुबेरिन एब्सेंट होता है। एंडोडर्मिस के बाद कुछ और पैरेनकाइमा यहाँ देखी जाती हैं। और ये जो पैरेनकाइमा है ये क्या बनाती हैं मिलके? ये बनाएंगी
पेरीसाइकिल। और इसमें ये प्रेजेंट है पेरीसाइकिल। दिस इज पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बाद आगे यहाँ पर देखा जाएगा पेरीसाइकिल के बाद यहाँ रहेगा आपका फ्लोएम। ये हो गया फ्लोएम। और फ्लोएम के बाद इसमें एक स्ट्रिप रहती है, या इस तरीके से देखा जाता है ये कैम्बियम, जो कि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। दिस इज कॉल्ड कैम्बियम। और सबसे लास्ट में रहेगा, बिल्कुल इनर साइड में रहेगा यहाँ पर जाइलम। ये हो गए जाइलम। तो ये हमने रूट के पूरे अंदर का स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखें, ध्यान से समझें। देखो, वाटर जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे सॉइल में, ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और साथ साथ इसमें है सॉइल पार्टिकल रहेंगे ये। तो वाटर जो है वो बाय ऑस्मोसिस पैसिवली और एक्टिवली दोनों ही तरीके से मूव कर सकता है। तो हम यहाँ पर दोनों ही मूवमेंट दिखा देते हैं। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया और एब्जॉर्ब होकर रूट हेयर में चला जाएगा। ये जा सकता है बाय ओस्मोसिस, और मूव करके चला जाएगा ये बाय एक्टिवली। एक्टिवली एनर्जी की हेल्प से भी जा सकता है। तो वाटर रूट हेयर में आ गया। अब रूट हेयर के बाद वाटर आगे कैसे मूव करता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर वाटर के पास दो रास्ते हैं। एक तो जो बीच में स्पेस देखा जा रहा है, इस स्पेस के थ्रू आगे बढ़ सकता है। दूसरा, एक सेल से दूसरी सेल में, फिर अगली सेल में, फिर अगली सेल में, सेल टू सेल जा सकता है। तो हम दो रास्ते देखेंगे वाटर के। ब्लू लाइन से जो हम रास्ता देखेंगे इस कलर से, ये रिप्रेजेंट करेगा से जो स्पेस के बीच में से वाटर जा रहा है, और उस पाथवे को, उस मूवमेंट को बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे। और यदि वाटर जो है वो सेल टू सेल जाए तो उसे हम ब्लैक कलर से, या उसको नहीं, ब्लैक नहीं, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वाला पाथवे कहलाएगा सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। तो पहले हम एपोप्लास्ट की बात करेंगे। देखिए, जैसे वाटर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये इन स्पेस के थ्रू मूव कर रहे हैं। तो वाटर इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और यहाँ तक पहुंचा वाटर। अब आगे तो स्ट्रिप है, कैस्पेरिन स्ट्रिप,
ये तो वाटर को आगे जाने नहीं देगी, तो वाटर इस पैसेज सेल के थ्रू आगे बढ़ जाएगा, यहाँ तो रुक जाएगा, लेकिन पैसेज सेल के थ्रू आगे बढ़ेगा और फिर से अपने वही सेल के स्पेस के थ्रू वाटर जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू वाटर आगे बढ़ेगा और इसके बाद पहुंच जाएगा कहाँ, जाइलम वेसल के अंदर। तो एक मूवमेंट हमने ये समझ लिया कि वाटर इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू आगे बढ़ रहा है और जाइलम वेसल के अंदर एंटर कर रहा है। तो एक तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ वाटर। दूसरा जो मूवमेंट है वाटर का, जिसे हम सिम्प्लास्ट बोल रहे हैं, उसमें वाटर मूव करता है एक सेल से दूसरी सेल में। जैसे इस सेल में आया, फिर इस सेल में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर सेल क्रॉस करेगा, फिर इस सेल में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर यहाँ गया। तो यहाँ पर वाटर जो है वो सेल टू सेल ही आगे बढ़ रहा है। और जब वाटर सेल टू सेल आगे बढ़ता है तो उसे कैस्परिन स्ट्रिप नहीं मिलती, इसलिए वो सीधा सीधा मूव करता चला जाता है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर वाटर जो है वो मूव करता जाएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर देखनी है, देखो, जब वाटर स्पेस के थ्रू मूव कर रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर वाटर की मूवमेंट जो होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि बीच में कोई सेल तो है नहीं, खाली जगह है, खाली जगह में वाटर तेजी से मूव करेगा। और यदि वाटर एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा तो वहां पर वाटर की मूवमेंट जो है वो स्लो होती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का वो एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा होता है, और कम जो एब्जॉर्प्शन होता है या मिनिमम एब्जॉर्प्शन जो वाटर का होता है वो सिम्प्लास्ट के द्वारा होता है, यानी कि एपोप्लास्ट के द्वारा ही वाटर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें और ये मूवमेंट बना लें। तो अब हम देखते हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का कंपैरिजन। एक तरफ लिखते हैं एपोप्लास्ट, दूसरी तरफ लिखेंगे हम सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट में वाटर जो है, वाटर मूव फ्रॉम या मूव थ्रू इंटर सेलुलर स्पेस। वाटर जो है वो इंटर सेलुलर स्पेस के थ्रू मूव करता है तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। और यदि वाटर जो है वो सेल टू सेल जाए, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करे, तो उसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। वाटर मूव थ्रू सेल टू सेल, या हम बोल सकते हैं सेल टू सेल जा सकता है, या हम बोल सकते हैं कैसे जा सकता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा है। तो सेल टू सेल या प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएगा तो उसको बोलेंगे हम सिम्प्लास्ट। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एपोप्लास्ट के थ्रू मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब बाय एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। और सिम्प्लास्ट के द्वारा मिनिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो मिनिमम वाटर एब्जॉर्ब बाय सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि भाई एपोप्लास्ट की यदि बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट होती है वाटर की वो फास्ट होती है। तो वाटर मूव फास्टर रेट
इन एपोप्लास्ट मूवमेंट, जबकि सिम्प्लास्ट में वाटर जो है वो स्लो रेट से मूव करता है। वाटर मूव स्लो रेट इन सिम्प्लास्ट मूवमेंट। सिम्प्लास्ट मूवमेंट में वाटर जो है वो स्लो रेट से मूव करता है। ठीक है जी। तो ये कुछ डिफरेंस है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। तो इसे नोट कर लें और इसके बाद फिर हम वाटर का एब्जॉर्प्शन हमने समझ लिया, हमने देख लिया कि वाटर जो है वो रूट जाइलम तक पहुंच गया है। अब वाटर को रूट से लीफ तक जाना है, तो रूट से लीफ तक वाटर किस तरह से जाएगा उस चीज को अब हम समझेंगे। देखिए आगे बात करते हैं लोग। अब देखिए वाटर जो है वो रूट से लीफ तक कैसे जाता है। तो वाटर की जो मूवमेंट है रूट जाइलम से लीफ जाइलम तक, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंट ऑफ सैप। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट जाइलम टू लीफ जाइलम। वाटर का रूट जाइलम से लीफ जाइलम तक मूव कर जाना, इसे हम एसेंट ऑफ सैप बोल रहे हैं। अब ये एसेंट ऑफ सैप कैसे कैसे हो सकता है, तो एसेंट ऑफ सैप के लिए कई सारी बातें बताई गई। जैसे कुछ का मानना है, साइंटिस्टों का मानना था कि भाई रूट के अंदर जब वाटर इकट्ठा होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को बोलेंगे रूट प्रेशर। और उनका मानना यह था कि इस रूट प्रेशर की वजह से ही जो वाटर है वो मूव कर जाता है। ठीक है। तो और कुछ का मानना था कि भाई रूट प्रेशर से तो वाटर जो मूव करेगा वो कुछ छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं केवल उन्हीं में मूव कर पाएगा, लेकिन प्लांट की हाइट तो 100 मीटर तक की भी है, उनके अंदर रूट प्रेशर के द्वारा ही एसेंट ऑफ सैप नहीं होता। तो इसमें सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है रूट प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझेंगे रूट प्रेशर के बारे में। रूट प्रेशर क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। रूट प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर, it is the pressure generated in root due to accumulation of water in root xylem। ठीक है। और रूट प्रेशर जो जनरेट हो रहा है उसकी कंडीशन क्या क्या होती है। कंडीशंस फॉर रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की कंडीशन क्या है। दो कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन ये है कि लगातार वाटर एब्जॉर्ब होता रहे, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और दूसरी कंडीशन है मिनिमम ट्रांसपायरेशन, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर का लॉस मिनिमम हो,
तो क्या होगा, रूट प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जैसे हम ऐसे एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये ग्राउंड लेवल हो गया, लीफ हो गई आपकी। तो लगातार जो वाटर है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होगा तो वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा और ट्रांसपरेशन बिल्कुल कम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको बोलेंगे रूट प्रेशर। ठीक है। रूट प्रेशर से एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो छोटे प्लांट में तो हो सकता है, लेकिन ऐसे प्लांट जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, 100 मीटर तक की है, उनमें रूट प्रेशर के द्वारा एसेंट ऑफ सैप नहीं हो पाता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, नोट करके लिख देते हैं यहाँ पे, रूट प्रेशर responsible for ascent of sap in herbaceous plant। herbaceous प्लांट में होता है, मतलब शॉर्ट हाइट वाले प्लांट में, जिनकी हाइट बहुत कम है, उनमें तो रूट प्रेशर से ही एसिड ऑफ सैप हो जाएगा। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्लांट्स हैव मोर हाइट, जिनकी हाइट ज्यादा है, अराउंड 100 मीटर्स, उनमें तो होगा ही नहीं इसके द्वारा। ठीक है। तो ये हो गया रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर हमने समझ लिया, उसकी कंडीशन देख ली, और रूट प्रेशर किन के अंदर एप्लीकेबल हो सकता है और किन के अंदर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, वो चीज भी हमने यहाँ समझ ली है। इसे नोट करें, फिर रूट प्रेशर से होने वाले दो इफेक्ट हम समझेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो आज यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।